नमस्कार, आप देख रहे हैं GSTV न्यूज और अंदर की बात के साथ मैं हूं ध्वनि। गुजरात के अहमदाबाद में इस्कॉन ब्रिज पर जगुआर एक्सीडेंट की बड़ी घटना के बाद अब सूरत में बेकाबू कार का कहर सामने आया है। नशे में धुत कार चालक ने बाइक सवारों के साथ 6 लोगों के टक्कर मार दी। घटना के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश भी की। लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया और खूब पीटा। कैसे हुई पूरी वारदात, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। अहमदाबाद SG हाईवे के इस्कॉन ब्रिज पर जगुआर एक्सीडेंट के बाद अब सूरत में सड़क को रेसिंग ट्रैक बनाने की घटना सामने आई है। सूरत के कापोद्रा इलाके में एक बेकाबू कार चालक ने 3 बाइक चालकों समेत कुछ 6 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। सूरत BRTS मार्ग पर स्विफ्ट कार से हुए इस एक्सीडेंट के बाद लोगों ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार चला रहे शख्स को अरेस्ट किया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी कार चालक ने शराब पी हुई थी। पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के साथ प्रोहिबिशन का केस भी दर्ज किया है। पुलिस ने घटना के आरोपी को उसी स्थान पर लेकर परेड कराई। इसका वीडियो भी सामने आया है। अहमदाबाद जगुआर एक्सीडेंट में पकड़े गए तथ्य पटेल की तरह साजन पटेल भी तेज रफ्तार से ड्राइविंग का शौकीन है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि वह पहले भी कई तेज रफ्तार से गाड़ियों को ड्राइव करके रील्स बना चुका है। इतना ही नहीं, कई बार जोखिम भरे स्टंट भी कर चुका है। बेकाबू कार से 5 से 6 लोगों को घायल करने की यह घटना अब सूरत में सामने आई है। सूरत खुद गृह राज्य मंत्री का अपना गृह जनपद है। संसद में भारी हंगामे के चलते लोकसभा को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद में आज दिल्ली सेवा बिल पेश होना था, लेकिन अब बिल को मंगलवार को पेश किया जाएगा। इस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी पहले से ही विरोध दर्ज कराती आई है। ऐसे में जब मंगलवार को इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा, तब भी होगा हंगामा। देखते हैं पूरी बात रिपोर्ट में। देश की संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में आज दिल्ली सेवा बिल पेश होना था, लेकिन भारी हंगामे के चलते लोकसभा को स्थगित कर दिया गया और अब बिल मंगलवार को पेश किया जाएगा। वैसे तो बिल सोमवार को ही पेश होना था। दरअसल दिल्ली में अधिकारों की जंग को लेकर लंबे समय से केंद्र और केजरीवाल सरकार में ठनी है। दिल्ली में विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 लागू है। 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था। इसे लेकर सभी तैयारियां भी पूरी हो गई थी। सांसदों को यह बिल एक दिन पहले यानी रविवार को ही सर्कुलेट भी कर दिया गया था, लेकिन सोमवार को सदन को पहले ही स्थगित कर दिया गया और बिल पेश न हो सका। इस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी पहले से ही विरोध दर्ज कराती आई है। ऐसे में जब मंगलवार को इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा, तब भी हंगामे की पूरी शक्यता है। ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी 31 जुलाई यानी आज से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए के सांसदों से मिलने की शुरुआत करेंगे। अगले 10 दिनों में पीएम का एनडीए के 430 से ज्यादा सांसदों से मुलाकात का प्लान है। सांसदों ने पीएम मोदी से स्थानीय नेताओं की क्यों की शिकायत, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को एनडीए के सभी 430 सांसदों से मुलाकात करनी है। इसके तहत मोदी ने सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कानपुर, ब्रिज, बुंदेलखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के 83 सांसदों से मुलाकात की। इस बैठक में ज्यादातर सांसदों ने केंद्र सरकार के कामकाज पर तो संतुष्टि जताई, लेकिन स्थानीय नेतृत्व पर असंतोष जताया। कई सांसदों ने यह भी शिकायत की, यूपी में जातिवादी समीकरणों के कारण कुछ जातियों को अधिक महत्व दिया जाता है। बीजेपी ने एनडीए के 430 सांसदों को 11 क्लस्टर में बांटा है। मोदी अगले 10 दिनों में सभी 430 से अधिक सांसदों से मुलाकात करने वाले हैं। मोदी ने बैठक में सांसदों से उनके क्षेत्र में कामकाज की मौजूदा स्थिति, केंद्रीय योजना के बारे में बात की। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, BL वर्मा, धर्मेंद्र प्रधान और शांतनु ठाकुर को मोदी और सांसदों के बीच बैठक के समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन बैठकों के दौरान पीएम मोदी 2024 के आम चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में 50% वोट शेयर सुरक्षित करने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में यूपी के 8 नेताओं को जगह मिली है। नड्डा की टीम में सबसे
खास नाम कौन है? गोरखपुर से राधा मोहन अग्रवाल का नाम भी है। उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। गोरखपुर की सियासत में बड़ा नाम आता है राधा मोहन अग्रवाल का। योगी आदित्यनाथ विरोधियों को क्यों दी गई नड्डा की टीम में जगह? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। जेपी नड्डा की टीम में योगी आदित्यनाथ के प्रतिद्वंदी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की एंट्री बीजेपी में चर्चा का विषय बनी हुई है। गोरखपुर से 4 बार विधायक रह चुके डॉक्टर अग्रवाल 2022 यूपी चुनाव में गोरखपुर से टिकट के भी प्रबल दावेदार थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली क्योंकि योगी इस सीट से खड़े होने चाहते थे, इसलिए उन्हें यह सीट खाली करनी पड़ी। ऐसी खबरें थी कि अग्रवाल इस वजह से परेशान थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुले मन से उन्हें टिकट की पेशकश की, लेकिन उन्होंने खुद को पार्टी को समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए हाईकमान के फैसले को स्वीकार कर लिया। भाजपा ने डॉक्टर अग्रवाल को 2023 में राज्यसभा का टिकट देकर सराहना की गई और अब उन्हें राष्ट्रीय संगठन में स्वीकार कर लिया गया है। योगी के साथ टकराव से बचने के लिए अग्रवाल को सितंबर 2022 में यूपी से बाहर तैनात किया गया। लक्षद्वीप में भाजपा का प्रभारी और केरल में भाजपा का सह प्रभारी नियुक्त किया गया। राधा मोहन अग्रवाल को जगह दी गई, उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। कह सकते हैं कि गोरखपुर के इस चेहरे को राष्ट्रीय टीम में जगह देकर पूर्वांचल की राजनीति को संदेश देने की कोशिश हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। उससे पहले नेता कन्हैया कुमार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है। क्या किया कन्हैया ने शिवराज पर? बहना योजना को लेकर हमला। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रतिद्वंदी पार्टियों के एक दूसरे पर जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। इंदौर में हुई कांग्रेस की आदिवासी महापंचायत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा निशाना साधा। कृष्ण लीला का उल्लेख करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि कृष्ण ने कंस का वध किया था और कंस भी मामा था, मेरा नाम भी कन्हैया है। यह कहकर कांग्रेस नेता शिवराज मामा पर सीधा हमला करते दिखे। उन्होंने आगे कहा, इस प्रदेश में गरीब के लिए महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या छात्रावास नहीं बनेगा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री का बेटा विदेश पढ़ने के लिए जाएगा तो आदिवासियों के लिए महाविद्यालय क्यों बनेगा। कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि पूरी ताकत लगा लीजिए, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकती। हम अपने लोकतंत्र के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। लोकतंत्र का अर्थ ये होता है कि जैसे मुख्यमंत्री के बेटे का वोट एक होता है, वैसे ही आदिवासी के बच्चे का वोट भी एक होता है। अगर सीएम का बेटा पढ़ाई के लिए विदेश जाता है तो हम भी इस देश में टैक्स देते हैं, तो हमारे बच्चों के लिए भी अच्छे विद्यालय होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट ने अपने एक बयान में आदित्य ठाकरे और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर बड़ा दावा किया। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। शिवसेना पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ठाणे में हिंदी भाषी कार्यकर्ताओं की एक सभा में संबोधित करते हुए शिंदे समूह पर हमला किया। इस समय ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी शिंदे गुट के विधायकों को गद्दार बताया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट ने बड़ा दावा किया है। संजय सिरसाट ने कहा, आदित्य ठाकरे ने प्रियंका चतुर्वेदी की खूबसूरती देखी और उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया। अब इस पर खुद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुझे यह बताने के लिए किसी गद्दार की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे दिखती हूँ और मैं जहाँ हूँ वहाँ क्यों हूँ। जिसने 50 बक्सों के लिए अपनी आत्मा और ईमानदारी बेच दी। संजय सिरसाट राजनीति और महिलाओं पर अपने विचारों में व्यापक बीमारी का एक आदर्श उदाहरण है। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट ने कहा था, प्रियंका चतुर्वेदी ने ठाणे की एक सभा में अपने भाषण में कहा कि गद्दारों को कोई माफी नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी असल में कांग्रेस की प्रवक्ता थी, वहां से वह शिवसेना में शामिल हो गई। उस वक्त हमारे वरिष्ठ नेता चंद्रकांत खैर ने उस वक्त बहुत ही भयानक बयान दिया था।
ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। डिस्ट्रीब्यूटेड फिल्म जवान का पहला सॉन्ग फाइनली रिलीज हो गया। किंग खान ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी और फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी थी। ये गाना किसने बनाया है, क्या है खास बात इस गाने में, देखते हैं पूरी बात बॉलीवुड रिपोर्ट में। शाहरुख के फिल्म जवान का फैंस दिल थाम कर इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म का प्रीव्यू रिलीज हुआ था, जिसे फैंस ने खूब पसंद भी किया। वही फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए इस फिल्म के पहले सॉन्ग जिंदा बंदा को भी रिलीज कर दिया गया है। इस गाने का नाम हिंदी में जिंदा बंदा, तमिल में वंदा एडम और तेलुगु में घुम्मे घुलीपेला है। हजारों डांसर्स के साथ शाहरुख खान अपने किलर मूव से दीवाना बना रहे हैं। वही इंस्टाग्राम पर जिंदा बंदा को रिलीज करते हुए शाहरुख खान ने लिखा, जब सिद्धांत दांव पर हो तो लड़ना चाहिए, यह लड़ाई ही आपको जीवित बनाती है। मैं वसीम बरेलवी साहब को पूरे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें इस खूबसूरत दोहे को थोड़े से बदलाव के साथ इस्तेमाल करने दिया। दोहा है, उसूल पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, तो फिर जिंदा नजर आना भी जरूरी है। जवान का ये गाना वाकई जोश भर देता है। शाहरुख खान के जिंदा बंदा डांस सॉन्ग को अनिरुद्ध ने कंपोज किया है, साथ ही इसका डायरेक्शन भी किया है। इस धांसू गाने की कोरियोग्राफी शोभी ने की है, वही फिल्म को एटली ने डायरेक्ट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 15 अक्टूबर को नहीं खेला जाएगा। महामुकाबले की तारीख बदल दी गई है। फिलहाल इस तारीख को औपचारिक तौर पर ऐलान किया गया है। देखते हैं स्पोर्ट्स रिपोर्ट अंदर की बात में। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मैच अब 15 अक्टूबर को नहीं खेला जाएगा। इस महामुकाबले की तारीख बदली जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान मैच की तारीख का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले ही रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान मैच की तारीख सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 वनडे वर्ल्ड कप में अब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 15 अक्टूबर की बजाय 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। अभी तक BCCI या ICC ने भारत पाकिस्तान मैच की नई तारीख का ऐलान नहीं किया है। 15 अक्टूबर को नवरात्रि पड़ रही है, इस कारण वनडे वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच की तारीख बदली जाएगी। अब 15 अक्टूबर की बजाय 14 अक्टूबर को मैच खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और BCCI ने पिछले महीने विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा की और इस मैच की मेजबानी अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम को दी। इसके बाद अहमदाबाद के लिए हवाई किराए और होटल का रेंट आसमान को छूने लगा। अब मैच की बजल पर दर्शकों की परेशानियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि सरकार यूजर्स की चैट की निगरानी कर सकती है। व्हाट्सएप मैसेज को क्या पढ़ रही है सरकार, सामने आया क्या वायरल मैसेज का सच, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि सरकार यूजर्स की चैट की निगरानी रख सकती है। इसमें दावा किया गया है कि व्हाट्सएप के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की है। इस वायरल मैसेज में 3 टिक के बारे में बताया है और उसके फॉर्मूले को भी डिस्क्राइब किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया है कि 3 टिक से मैसेज को मॉनिटर किया जा रहा है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर मैसेज वायरल होने के बाद सरकार ने इस पर सफाई पेश की है। मैसेज में बताया है कि 3 टिक का मतलब है कि सरकार आपकी चैट्स मॉनिटर कर रही है। इसमें 2 ब्लू टिक और 1 रेड टिक का मतलब है कि यूजर पर एक्शन लिया गया है। 1 ब्लू एंड 2 रेड क्लिक का मतलब है कि सरकार यूजर्स के डेटा की स्क्रीनिंग कर रही है। हालांकि इस मैसेज के दावों को फर्जी बताया गया है। मेटा ने बताया है कि उसके एक ऐप में एंड टू एंड स्क्रिप्टेड की सुविधा मिलती है। इसकी वजह से सेंडर और रिसीवर के अलावा तीसरा व्यक्ति मैसेज को रीड नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट।